उन खबरों पर जो खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खास खबर में क्या कुछ है विशेष, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात खास खबर में उत्तर प्रदेश की, जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार के दौर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी व्यवस्था को मजबूती देने में लगे हैं। सीएम योगी चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही इसके हर उपकरण की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर गाजियाबाद के मोदी नगर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी नगर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कालखंड में हमको हर जगह पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास ऑक्सीजन का 72 घंटे का बैकअप हो। अब प्रदेश में आइनॉक्स के नए ऑक्सीजन प्लांट के आने से हमारे प्रयासों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर उत्तर प्रदेश के आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, कोरोना काल में जिस तरह की दिक्कतों परेशानियों का सामना केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही है, उत्तर प्रदेश योगी सरकार भी उन्हीं कोशिशों में है कि हर हाल में कोरोना पर काबू पाया जाए, संक्रमितों की तादाद जो है वो कम हो और रिकवरी रेट बढ़े। इसी बीच जो ज़रूरी उपकरण है इस वक्त, जो कोरोना के उपचार में सबसे बेहतर दवा का जो काम कर रही है, तो वो चीज़ है ऑक्सीजन, और इसकी जो है आपूर्ति लगातार बनी रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए एक और प्लांट का आगाज़ जो है आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उनके इन प्रयासों को लेकर और जितनी चिंता वो उत्तर प्रदेश की जनता कर रहे हैं, क्या कहेंगे? के साथ कोविड-19 का वो उसमें आप है कहीं न कहीं बिल्कुल मरीज बचाने सपना। और जिस जब मुख्यमंत्री योगी लगातार स्टेशन बेड की उनके साथ बड़ी बात कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, कि ऑक्सीजन मात्रा है उत्तर प्रदेश के तमाम जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं और जनरल अस्पताल हैं उनमें होने चाहिए। इस बात को लेकर कहीं न कहीं चिंता व्यक्त की गई उस समय भी, और जिस तरह से टीम 11 के साथ लगातार वो बैठकें कर रहे थे, उसके साथ धीरे धीरे वो तमाम अस्पतालों की जब उन्होंने पूरी तरह से डिटेल्स किया और लोगों की जरूरतों को देखा खासतौर पर, और जिस तरह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल वेंटिलेटर पर इतना तेजी से होता है, क्योंकि अगर वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट जाता है उसकी जान पर आ बनती है और निश्चित रूप से उसको बचाने का बड़ा दबाव रहता है हॉस्पिटल को, डॉक्टरों को, तो उसमें ऑक्सीजन की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और धीरे धीरे ये लगने लगा कि साहब अगर वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो इसकी गठन में कहीं न कहीं ने प्रयास किया, और जिस तरह से 2018 में इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में जब हुआ तो उसको लेकर ये आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एएमयू साइन किया, और उस एएमयू के साथ उन्होंने इस प्लांट का शुभारंभ किया। और ये गाजियाबाद में मोदी नगर में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के नाम से है। 150 टन प्रतिदिन की क्षमता है, 1000 टन इसका भंडारा है, और 200 अस्पताल उत्तर प्रदेश के जो निजी क्षेत्र के हैं, सरकारी, इनको ये सप्लाई दे सकता है। तो ये कहीं न कहीं
ये जी बड़ा जी अगर हम माने उत्तर प्रदेश सरकार की कि निश्चित रूप से जिस तरह से आज इस प्लांट का उत्तर प्रदेश की जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से उन्होंने 5 पीढ़ी आवास से इस प्लांट का उद्घाटन किया। इन्वेस्टर्स उद्योगपतियों को आकर्षित किया गया था। इसका ये नतीजा है कि आज ये ऑक्सीजन प्लांट जी भट्ट साहब, और ये सरकार का जी कहीं न कहीं एक बड़ा प्रयास है। भट्ट साहब, एक यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि चिकित्सा उपकरणों की जो है आपूर्ति जो है बराबर बनी रहे, और उसी सिलसिले में जो ऑक्सीजन प्लांट का ये उद्घाटन भी आज हुआ उत्तर प्रदेश में, ये बहुत ही सराहनीय पहल है सरकार की। और ऐसी पहल देखकर लगता है कि सरकार कितनी गंभीर है उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर। कोरोना संक्रमण टला नहीं है, ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरह से लगातार अनलॉक होता जा रहा है, ढिलाई दी जा रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को सुचारू करने की वजह से की जा रही हो, या तमाम जो चीज़ें हैं केंद्र सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, बहुत सी चीज़ें अब छूट मिलती जा रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, उतने ही लापरवाह हो रहे हैं। लेकिन जितने लोग लापरवाह हो रहे हैं, जितनी कोशिशें सरकार कर रही है, कोरोना उतने ही पैर पसार रहा है। क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, लोगों को समझाइश देने के बावजूद, लगातार गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद, बार बार आग्रह करने के बाद, अपील करने के बाद भी लोगों की बात समझ में नहीं आ रही, वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। और यही वजह है कि कोरोना जो है वो कम होने की बजाय वो लगातार लोगों को शिकार बना रहा है। लोगों को क्या सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और करती जा रही है कि ढिलाई हम यदि बरतते हैं तो उसमें हमारा नुकसान है। जब तक ये वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें मुस्तैद रहना है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कही है। तो अब लोगों को समझना पड़ेगा, सरकार को जो करना था वो कर रही है और कर चुकी। लोगों को अब समझना होगा कि खतरा टला नहीं है और सावधानी में ही सुरक्षा है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? अब ना जिस तरह ये वैक्सीन के मिल रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें अभी देरी है जी। और ये बात स्वयं देश के प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं और वो लगातार इस चीज का मैसेज भी दे रहे हैं। और जिस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, जनपदों के जिलाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य अधिकारी हैं और स्वयं मुख्यमंत्री लगातार ये अपने भाषणों के दौरान वर्चुअल रैलियों के माध्यम से लगातार जिस तरह से उन लोग एक मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। लेकिन मैं विगत एक सप्ताह से अविनाश ये देख रहा हूं कि लोग कोरोना को गंभीरता से अब नहीं ले रहे हैं। लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ कि इसका प्रकोप ज्यादा है। क्या ये लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में लोग कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं सुबह जब निकलता हूँ मॉर्निंग वॉक में तो देखता हूँ कि तमाम लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। दोपहर में भी कमोबेश स्थिति ऐसी रहती है कि दुकानों पे बिना मास्क लगाए भीड़ लगाए रहते हैं। उसके साथ साथ एक दूसरे से बहुत ही निकट आकर संपर्क में रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं सरकार ने इस पर कड़े कदम भी उठाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसका चालान भी किया जा सकता है, उसको कम से कम जो है पुलिस उसको टोक सकती है। ये सरकार बराबर जतन कर रही, लेकिन लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। लोग अगर अवेयर नहीं होंगे तो ये बीमारी निश्चित रूप से एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहेगी। और कहीं ना कहीं आपको अनलॉक 4 किया गया है, पूरी सुविधाएं आपको दी गई हैं। सरकार ने हर गतिविधियों पर छूट लगा दी है कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, आप सारे काम करते रहें। लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या बनती? आपकी जिम्मेदारी ये बड़ी है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाएं और कहीं ना कहीं अपने आप को सैनिटाइज रखें, दूरी बनाएं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये होता कम दिख रहा है। लोग लापरवाह और बेफिक्र हो गए हैं, जिससे कहीं न कहीं ये बीमारी अपना पैर लगातार पसार। देखना होगा भट्ट साहब कि लोग समझें इस बात को कि ये मामला जो है गंभीर है, उसको हल्के में ना लें
और सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है वो उन्हीं के भले के लिए किया जा रहा है, जनता के भले के लिए किया जा रहा है। जो अपील की जाती है वो जनता के भले के लिए की जाती है। जो जिन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सरकार कहती है लोगों से, वो सब उनके भले के लिए है। इस बात को लोग समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लापरवाही ना बरतें, तो निश्चित तौर पर ये जंग हम वैक्सीन आने से पहले भी जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों को समझना होगा और सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे पश्चिम बराबर बना रहे, ये जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे बात कोलकाता की, जहां पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में भी देश की सियासत जो है पूरे उफान पर है। किसानों के मुद्दे पर जहां कांग्रेस बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी भारतीय जनता पार्टी। मुद्दा भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे पार्टी के बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ममता बनर्जी ने हिंसक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश की है। पुलिस ने गुंडों के साथ मिलकर हम पर पथराव किया। प्रदर्शन में अरविंद मेनन समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। अरविंद मेनन समेत कई कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज के दौरान चोट आई है। कुल जमा इस प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी परिदृश्य तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल में आज जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मामला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत का था, जिसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अगुवाई कर रहे थे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। अरविंद मेनन भी वहां इस प्रदर्शन में मौजूद थे। और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पश्चिम बंगाल में तेज हो गया है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। झा साहब, पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ हुआ उसके बाद कोरोना काल में भी देश की सियासत ने एक अलग ट्रैक पकड़ लिया है। सियासत जो है इस वक्त पूरे उरूज पर है देश की, और इस बार जो केंद्र बिंदु बना है वो पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ममता सरकार ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश की है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कोरोना काल चल रहा है और आज ही होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई कि 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो पाते हैं जी। तो आज ये विरोध प्रदर्शन था, इसमें लाखों की संख्या बताई जा रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो संख्या है कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन था। और जिस ढंग से लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, जिस ढंग से उनको जीत हासिल हुई, तो वहाँ अति उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है सत्ता पक्ष के विरोध में एक माहौल खड़ा करने का पूरा प्रयास है, और जिसका प्रतिनिधित्व तो आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, और साथ में अरविंद मेनन जो मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे हैं और इस समय वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। लेकिन जो घटना घटित हुई है ये निश्चित रूप से निंदनीय है। राजनीति का ये जो स्वरूप है बिल्कुल दागदार है। इस प्रकार की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से माहौल बिगड़ रहा है और माहौल बिगड़ने से जो लोगों की आस्था है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। झा साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि एक तरफ जो कोरोना के चलते तमाम तरह की गाइडलाइंस केंद्र सरकार भी जारी कर रही है, राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, और जैसा आपने बताया कि 100 से ज़्यादा लोग अभी जमा नहीं हो सकते और लाखों की तादाद जो बताई गई कि कार्यकर्ता वहां जमा हो गए विरोध प्रदर्शन में,
तो ऐसे में एक तरफ जहां पीएम मोदी पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि ढिलाई नहीं बरतना है जब तक दवा नहीं आती, और उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरह की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, तो यहाँ ये भी समझना होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को अति उत्साह जो है वो ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है, कार्यकर्ताओं से भी कहा है, देश के नागरिकों से भी अपील की है कि कोरोना गया नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें सावधानी रखनी होगी, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो चीज उन्होंने बताई है, और इसको लेकिन अमल में लाना भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका दायित्व है, और खासतौर पे उनको ही आदर्श मानकर युवा हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, वो अपने आदर्श को ही आत्मसात करते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो बड़े नेता हैं उनको भी चाहिए कि इस प्रकार की चीजों से बचें और जो गाइडलाइन है उसका पालन करते रहें। झा साहब, एक आखिरी सवाल कि ये तो रही बात कि भाई कोरोना काल में किस तरह से आचार व्यवहार हमें रखना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, गाइडलाइंस का पालन करना है सरकार की, उसका जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ, और वही आज देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह की सियासत शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना जो दबदबा पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिशें तेज की हैं, उस दिशा में इस प्रदर्शन को किस तरह से देखा जाए झा साहब? देखिए, निश्चित रूप से जो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी उभर रही है, और उसका ही एक परिणाम देखने को मिल रहा है कि जो आज लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी का वहां पे इकट्ठा हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा बिल्कुल शून्य में थी, और आज जिस ढंग से उनका आधार मजबूत हुआ है, तो उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आप देख सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम जिस ढंग से आए थे और जिस ढंग से वहां पे सीटें आई थी बीजेपी की, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत उत्साह बढ़ा हुआ है, कार्यकर्ता काफी उत्साही है। और देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो ममता जी के साथ जो लोग थे वो टूट करके बीजेपी में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। चलिए, आने वाला वक्त ही बताएगा झा साहब कि क्या कुछ अब पश्चिम बंगाल की सियासत किस तरफ टर्न होती है, क्या कुछ अब वहां होता है इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर लाठियां बरसी। कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे अति उत्साह में जो है लाखों की तादाद में, ऐसा जैसा बताया जा रहा है, वो जमा हो गए। और कोरोना काल है, लिहाजा राज्य सरकार का ये कहना था कि 100 से ज़्यादा लोग एक जगह पर नहीं जमा हो सकते। इस तरह की गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की थी, उसका उल्लंघन किया गया, और यही वजह है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और लाठियां चली। इस लाठीचार्ज में अरविंद मेनन समेत कई नेताओं को चोटें आई हैं, कई कार्यकर्ता जो है वो जख्मी हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए ट्रैक पर जा रही है, जहां ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी चुनौती बनकर पश्चिम बंगाल में उभर रही है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ सियासी खेल जो है देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।